वेलकम बैक टू द एग्री आई क्यू। सो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में AGRO 5121 का पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया, ये लेक्चर उसी कंटिन्यूएशन में है जिसमें हम लोग AGRO 5121 विद द कोर्स टाइटल एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट का पार्ट सी एंड पार्ट डी कवर करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये 2020 to 21 का पेपर है। ओके, सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर सच लर्निंग वीडियोस जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट सी है ना, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। सो पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नेसेसिटी फॉर इरिगेशन इन सेमी एरिड रीजन्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सेमी एरिड रीजन्स होते हैं है ना, उनमें इरिगेशन देना क्यों ज़रूरी है, क्या नेसेसिटी है इरिगेशन की। ठीक है, ये अपने को एक्सप्लेन करना है। तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, इरिगेशन हमको क्यों देना है। फर्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून रेनफॉल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इफेक्ट ऑफ विंटर रेनफॉल नॉर्थ इंडिया में, कल्टीवेशन टू हाई यील्डिंग क्रॉप्स, डिफरेंस इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। पहला पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून रेनफॉल। 80% ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव्ड ड्यूरिंग मानसून पीरियड। Monsoon rainfall is very uncertain, so irrigation is important to supply water to plant also when needed. अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून रेनफॉल का मतलब कि जो रेनफॉल मानसून टाइम में जो रेनफॉल होता है वो बहुत अनसर्टन होता है ना। अनसर्टन कैसे, कभी होता है कभी नहीं होता है ना। तो क्या बोला गया है कि जो 80% है इंडिया में रेनफॉल है ना, वो मानसून पीरियड के टाइम ही होता है 80% रेनफॉल। अब ये जो मानसून का रेनफॉल है ये बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन होता है, मतलब कभी भी हो जाता है कभी नहीं होता है। इसलिए क्या है कि जैसे कि हमने क्रिटिकल पीरियड्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना, तो इरिगेशन देना बहुत ज़रूरी होता है कि प्लांट को जिस टाइम पे इरिगेशन चाहिए उस टाइम पे अपने को इरिगेशन प्रोवाइड करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। मानसून टाइम पे या फिर सेमी एरिड रीजन्स में जो रेनफॉल है वो क्या होता है, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में अनसर्टन होता है। अब अनसर्टन होने के कारण ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है। सो टू कंपनसेट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एरिया सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नीडेड। अब जिन एरियाज पे अनइवन इरिगेशन है ना, तो अनइवन इरिगेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ही लोकेलिटी में कहीं पे इरिगेशन या फिर जो रेनफॉल क्या होता है लार्ज अमाउंट में होता है, लेकिन कहीं पे वो बिल्कुल भी इफेक्ट अपना नहीं दिखाता है। तो उस अनइवनिटी को कवर करने के लिए हमको इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, जिस इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, तो सप्लीमेंटल इरिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ विंटर रेनफॉल। जो नॉर्थ इंडिया है ना, मतलब कि जो कोलर रीजन है या फिर विंटर रीजन है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ये बहुत ही ज़्यादा पुअर रेनफॉल होता है, क्योंकि वहाँ से पहले ही टेम्परेचर डिक्रीज्ड है। तो इस रीजन पे अपने को इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ता है सो दैट जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है वो भी वहाँ पे कूल डाउन हो सके, ठीक है, या फिर नॉर्मल कंडीशन पे आ सके। नेक्स्ट है हमारे पास कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स। जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती है ना, उनकी कल्टीवेशन के लिए क्या होता है, हैवी बायोमास या फिर इकोनॉमिक यील्ड अपने को उसमें से चाहिए। हाई यील्डिंग क्रॉप्स प्रोड्यूस हैवी बायोमास एंड इकोनॉमिक यील्ड। हायर बायोमास नीड मोर वाटर फॉर इट्स प्रोडक्शन, हैंस सप्लीमेंटल या फिर सप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर एज इरिगेशन इज एसेंशियल। जो हायर बायोमास के वेराइटीज़ होती हैं उनको प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए है ना। अब इस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को फुलफ़िल करने के लिए हमको उसको सप्लीमेंटल इरिगेशन देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो डिफरेंट टाइप की सॉइल होती हैं उन सब सॉइल की अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना। किसी सॉइल में वाटर ज़्यादा होल्ड होता है, किसी में कम होल्ड होता है। जैसे कि जो सैंडी सॉइल है उसकी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण इसमें वाटर ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाता है, इसीलिए फ्रीक्वेंट इरिगेशन हमको
देना पड़ता है। लेकिन जो क्लेई सॉइल होते हैं, जैसे कि जिनका हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो अब हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें ज़्यादा देर तक वाटर होल्ड है ना। तो मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण हमको इसको जल्दी इरिगेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसमें फ्रिक्वेंटली इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। तो ये हुए हमारे सेमी एरिड रीजन में इरिगेशन देने की नेसेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन ग्राउंड वाटर इरिगेशन सिस्टम। जो ग्राउंड वाटर इरिगेशन सिस्टम है इसके बारे में हमको बताना है। देखते हैं, ग्राउंड वाटर इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू डग वेल्स, डग कम बोर वेल्स, ट्यूब वेल एंड बोर वेल एक्सेट्रा can be funded for schemes in area other than overexploited, critical or semi-critical meeting the following criteria. Less than 60% of the annual replenishable groundwater resource have been developed. जो ग्राउंड वाटर इरिगेशन है ना वो किन चीज़ों से होता है, तो डग वेल्स हैं, बोर वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, है ना, इन सब से होता है। और जो स्कीम्स है जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेड है ना, या फिर क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल जो क्राइटेरिया है वो सब हमारे ग्राउंड वाटर इरिगेशन सिस्टम से कवर होती हैं। और लेस देन 60% ऑफ एनुअल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैव बीन डेवलप्ड। अभी कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो 60% एनुअल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज क्रिएट किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कैपिलैरिटी एंड ग्रेविटेशनल वाटर। सो अभी तक हमने कैपिलैरिटी फोर्स के बारे में हम देखते आ रहे थे, जिसको मैं बोल रही थी आपको कि हम लोग पार्ट सी में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, तो 3 तरीके के वाटर होते हैं, पूछा क्वेश्चन में 2 है, कैपिलरी एंड ग्रेविटेशनल, बट जो एक और टाइप ऑफ वाटर है वो हो सकता है कि इस ईयर पूछे, है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ तीनों। तो डिफरेंट टाइप्स क्या हैं वाटर के, सॉइल वाटर के, है ना, खाली वाटर के नहीं, सॉइल वाटर के। तो क्या क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले ग्रेविटेशनल वाटर, फ्री वाटर मूविंग थ्रू द सॉइल बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, largely founded in the macrospore of soil. Very little gravitational water is available to plant as it drains rapidly down the water table. जो ग्रेविटेशनल वाटर है ना, ये फ्री वाटर मूविंग है, मतलब ये किस फोर्स से मूव हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उससे ये मूव करता है, इसीलिए इसको फ्री वाटर मूविंग बोला गया है। अब ये सॉइल के मैक्रोपोर्स में पाया जाता है। मैक्रोपोर्स मतलब, सबसे पहले पोर्स मतलब जो एरिया वहाँ पे है सॉइल के बीच में प्रेजेंट है ना, तो मैक्रोपोर्स मतलब जो लार्ज एरिया सॉइल के बीच में प्रेजेंट है वहाँ पे ये ग्रेविटेशनल वाटर पाया जाता है। बहुत कम ग्रेविटेशनल वाटर प्लांट को अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमने क्या देखा कि ये फ्री वाटर मूविंग है, ये बहुत जल्दी वाटर टेबल से नीचे मूव कर जाता है, तो बहुत कम ग्रेविटेशनल वाटर हमारे प्लांट को प्रोवाइड हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है, वाटर हेल्ड इन द माइक्रोपोर्स ऑफ द सॉइल। Water that composes of the soil solution is held in the soil because of surface tension property, that is cohesion and adhesion of the soil. Micropore are stronger than the force of gravity. Is the main water available to plant as it is trapped in the soil solution right next to the root of its plant. तो कैपिलरी वाटर क्या है, जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल वाटर में देखा कि ये मैक्रोपोर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा जो कैपिलरी वाटर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपोर में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब यही वाटर है जो सॉइल का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये सॉइल में रहता है किस कारण से, सरफेस टेंशन के कारण से। अब सरफेस टेंशन क्या है, तो जो कोहेशन एंड एडहेशन हमने देखा हमारे पार्ट ए में, वो उसके कारण से। ठीक है, अब कैपिलरी वाटर ही हमारे प्लांट का क्या है, मेन वाटर है जो हमारे प्लांट को अवेलेबल होता है, क्योंकि ये ट्रैप्ड होता है और क्या फॉर्म करता है, सॉइल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, थर्ड है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है,
forms as a very thin film surrounding soil particles, is tightly bound to the soil by adhesion property, is generally not available to plants. ये जो है ये बहुत थिन फिल्म फॉर्म करता है, मतलब एक लेयर फॉर्म करता है जो सॉइल की पार्टिकल्स है, और सॉइल की पार्टिकल से ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली अटैच्ड रहता है, ठीक है। और इस कारण से ये जनरली हमारे प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है, ठीक। अब इन तीनों को ओवरव्यू करते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल वाटर ये रहता है माइक्रोस्पोर में, माइक्रोपोर में, है ना। कैपिलरी वाटर ये रहते हैं माइक्रोपोर में, ठीक। माइक्रोपोर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर रहता है हमारे सॉइल के पार्टिकल से अटैच्ड। दूसरा हमने क्या देखा कि जो ग्रेविटेशनल वाटर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव होता है। कैपिलरी वाटर हमारे सरफेस टेंशन के कारण मूव होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो अटैच्ड रहता है टाइटली, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल वाटर है ये क्या है, बहुत कम अवेलेबल होता है हमारे प्लांट को। जो कैपिलरी वाटर है ये मेन वाटर अवेलेबिलिटी है हमारे प्लांट के लिए, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। ये कुछ प्लांट्स ही उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जैसे कि जो हमारा कांग्रेस ग्रास होता है ना, क्या सॉरी कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम हिस्टोपोरेसिस, सॉरी मेरे को बिल्कुल एकदम से अचानक से याद नहीं आ रहा था, है ना। तो जो पार्थेनियम होता है ये क्या करता है, इसको बहुत ही ज़्यादा एनॉक्सियस वीड बोला गया है ना। और इसको एनॉक्सियस वीड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये इतना स्ट्रांग होता है ना। इसीलिए कभी भी आसानी से ये इसका डेथ नहीं होता है, इसीलिए इसको एनॉक्सियस वीड बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन ईटी एंड पीईटी। सबसे पहले ईटी और पीईटी है क्या, तो ईटी एवापोट्रांसपिरेशन एंड पीईटी पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन। तो ईटी के बारे में आपको पता ही है ना। ईटी क्या होता है, एवापोरेशन, मतलब एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। जो ईटी है हमारा ये क्या है, एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। और ये दोनों होते क्या हैं, जो एवापोरेशन मतलब सन रेज के थ्रू, जो हीट के थ्रू वाटर का रिमूवल हो रहा है वेपर के फॉर्म में लीव से, है ना, ये क्या होता है हमारा एवापोरेशन। और ट्रांसपिरेशन के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ ही है, तो एवापो ट्रांसपिरेशन के बारे में को बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि पीईटी क्या होता है, मतलब कि पोटेंशियल एवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो PET is a measure of the ability of atmosphere to remove water through evapotranspiration and is the sum of two processes, evaporation and transpiration, which transfer water from the land surface to atmosphere. एवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है हमने देख लिया। अब जो पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन है ये क्या है कि एटमॉस्फेयर से जो एवापोट्रांसपिरेशन से वाटर रिमूव होता है उसकी एबिलिटी को मेज़र करता है हमारा पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाटर रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है ये भी हमने पार्ट बी में देखा, और इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है ये भी हमने पार्ट बी में देखा। पर लेट्स सी इट अगेन, क्योंकि हमको दोबारा पूछा गया तो हमारे लिए ही बेनिफिट है ना, सेम आंसर से हमको डबल नंबर मिलेगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल ही अटेंड किया कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर आप एक आंसर से श्योर हैं तो आपको डबल बेनिफिट उससे हो रहा है ना। सो फर्स्ट है हमारे पास इरिगेशन रिक्वायरमेंट। Irrigation requirement is the total quantity of water applied to the land surface in supplemental to the water supplied through rainfall and soil profile to meet the water need of crop for optimum growth. इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जो वाटर की टोटल क्वांटिटी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारे लैंड में, ठीक, ये किसके साथ, तो जो रेनफॉल और सॉइल प्रोफाइल वाटर प्रोवाइड कर रहा है उसके बाद हम लोग जो वाटर अप्लाई कर रहे हैं उन सबको मिला के बोला जाता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। मतलब कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको बोला जाता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। पर जो
पर जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो क्या है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आर डिफाइंड एज द डेप्थ ऑफ वाटर इन mm needed to meet the water consumed through evapotranspiration by a disease-free crop growing in a large field and non-restricting soil condition including soil, water and fertility and achieving full production. जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है ना, ये जो वाटर डेप्थ है या फिर जो वाटर की डेप्थ हमारे क्रॉप को रिक्वायर्ड है, जिससे वो क्या कर सकता है, जितना एवापोट्रांसपिरेशन से वाटर कंज्यूम हुआ है या लॉस हुआ है उस रिक्वायरमेंट को वो फुलफ़िल कर सकता है। और इस चीज़ को हम लोग मेज़र किससे करेंगे, किसी भी प्लांट से नहीं देखना है। ओके, जो डिसीज़ फ्री प्लांट है मतलब कि हेल्दी प्लांट है और नॉन रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन में प्रेजेंट है, उस प्लांट से हम लोग इस चीज़ को मेज़र करेंगे। तो ये होता है हमारा क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एक्सप्लेन सर्ज इरिगेशन एंड फरो फ्लडिंग। दो टर्म दिया गया है अपने को, सर्ज इरिगेशन और फरो फ्लडिंग, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो सर्ज इरिगेशन क्या है, रिफर्स टू द डिलीवरिंग इरिगेशन फ्लो थ्रू इंडिविजुअल लॉन्ग फरो more than 25 meter up to 200 meter in an intermittent fashion of predetermined on-off time cycles with designed duration of irrigation. तो सर्ज इरिगेशन क्या है, जिसपे हम लोग लॉन्ग फुरोज के थ्रू इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब लॉन्ग फुरो का मतलब क्या हुआ, जिसका लेंथ 25 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक का हो, है ना। अब इसमें ऑन ऑफ फैशन होता है, मतलब अपन जब चाहते हैं तब इरिगेशन प्रोवाइड भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसमें एक टाइम साइकिल होगा, ऑब्वियस सी बात है, कभी भी ऑफ कभी भी ऑन तो नहीं कर देंगे। तो एक टाइम साइकिल होता है, ठीक है, जिस टाइम पे अपने को इरिगेशन प्रोवाइड करना है, जिस ड्यूरेशन पे, तब तक के लिए हम लोग उसको वाटर को फ्लो होने देते हैं, मतलब कि ऑन रखते हैं, उसके बाद ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म हमको दिया गया है फुरो इरिगेशन। फुरो इरिगेशन क्या है, is method of laying out water channel in such a way where gravity plays a role providing just enough water for suitable plants to grow. It is usually made by the plant placement of ridge and furrows. It is kind of surface irrigation. सबसे पहले जो फुरो इरिगेशन है ये तो एक सरफेस इरिगेशन का टाइप है ना। अब इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू हमारा वाटर इसमें मूव होता है। कैसे, तो हम इसमें बनाते हैं रिज एंड फुरोज। अब फुरो में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को अलाउ करते हैं, हम उसको मतलब कि वो हमारा क्या है, वाटर चैनल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहाँ से हमारा वाटर क्या होता है, मूव होने लगता है हमारे फुरोज में। तो ये होता है फुरो इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एक्सप्लेन डेल्टा एंड ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर। जो इरिगेशन वाटर है ना, उसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है डेल्टा, दूसरा ड्यूटी। अब ये दोनों हैं क्या, तो जो ड्यूटी है, इट इज़ द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी इरिगेटेड विद अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड अक्रॉस द बेस पीरियड। इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन हेक्टेयर क्यूबिक। तो जो ड्यूटी है, ठीक है, ये क्या है, ऐसा एरिया या फिर लैंड है ना, जिसको हम लोग यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर के सप्लाई से इरिगेट कर सकते हैं, और इसको हम लोग हेक्टेयर पर क्यूबिक में शो करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सप्रेस करते हैं। और जो डेल्टा क्या है, इट इज़ डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज अ क्रॉप ओवर अ यूनिट एरिया अक्रॉस द बेस पीरियड। इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर और मीटर। ड्यूटी में हमने क्या देखा कि ये एक एरिया है ना, जिसको हम लोग यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर से इरिगेट कर सकते हैं। लेकिन जो डेल्टा है वो क्या है, ये वाटर डेप्थ है जो एक क्रॉप को चाहिए कि वो एक यूनिट एरिया में क्रॉप को रेज कर सकता है या क्रॉप प्रोडक्शन को रेज कर सकता है। ठीक है, जितना वो डेप्थ ऑफ वाटर उसको चाहिए क्रॉप को, ये होता है डेल्टा। और इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो सेंटीमीटर या फिर मीटर में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है एक्सप्लेन पैन कोफिशिएंट एंड क्रॉप कोफिशिएंट। दो टर्म दिया गया है हमको, क्रॉप कोफिशिएंट और पैन कोफिशिएंट। अब इन दोनों को अपने को एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉप कोफिशिएंट। क्रॉप कोफिशिएंट को हम लोग शो करते हैं KC से। ठीक है, अब ये है क्या,
An important item for evaluating crop evapotranspiration is defined as the ratio of actual crop evapotranspiration to reference crop evapotranspiration. ठीक है, तो जो क्रॉप कोएफिशिएंट है ना, ये एक इवेलुएटिंग मेथड है जिससे हम लोग क्रॉप की एवापोट्रांसपिरेशन को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में ये रेशियो है जो क्रॉप की एवापोट्रांसपिरेशन है और जो एक्चुअल क्रॉप की एवापोट्रांसपिरेशन होती है और जो रिफरेंस एवापोट्रांसपिरेशन है, उन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्रॉप कोएफिशिएंट। वंस अगेन, एक्चुअल क्रॉप एवापोट्रांसपिरेशन और रिफरेंस क्रॉप एवापोट्रांसपिरेशन के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्रॉप कोएफिशिएंट। दूसरा टर्म है हमारा पेन कोएफिशिएंट। ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एवापोट्रांसपिरेशन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एवापोरेशन फॉर अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर टू दैट मेजर्ड इन एन एवापोरेशन पैन। पेन कोएफिशिएंट क्या होता है? एक मतलब एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, जैसे कि पॉन्ड वगैरह ले सकते हैं हम लोग सॉरी। तो एक लार्ज वाटर बॉडी से जो एवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग एवापोरेशन पैन से मेज़र करेंगे और इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पेन कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, जो लार्ज वाटर बॉडी से एवापोरेशन हो रहा है और एवापोरेशन पैन से जो एवापोरेशन हो रहा है, इन दोनों एक कोएफिशिएंट को हम लोग बोलेंगे पेन कोएफिशिएंट। इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलेंगे पेन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन सप्लीमेंटल इरिगेशन टू रेनी सीजन क्रॉप। सप्लीमेंटल इरिगेशन के बारे में मैंने आपको अभी तक 3 बार इसी पेपर में बता चुका है ना, पर वंस अगेन इससे क्या पता चलता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये जो टर्म है सप्लीमेंटल इरिगेशन, ये अपने को क्लियर रखना है। ठीक है, द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर टू एसेंशियली रेन फीड क्रॉप्स टू इम्प्रूव एंड स्टेबलाइज यील्ड when rainfall fails to provide sufficient moisture for normal plant growth is an effective response to alleviate the adverse effect of soil moisture stress on the yield of rain-fed crops. सप्लीमेंटल इरिगेशन क्या होता है? जो रेनफॉल है ना, रेनी सीजन क्रॉप के लिए सप्लीमेंटल इरिगेशन पूछा गया है। तो जो रेनफॉल है ये क्या करता है, हमारे क्रॉप के वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है ना, पर उसके बाद जो हमारे क्रॉप को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए, और हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं जो अमाउंट, वो होता है सप्लीमेंटल इरिगेशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। अब ये जो दो टर्म हैं ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों टर्म। तो देखते हैं कि ये हैं क्या। Infiltration and percolation are two related but different processes describing the movement of water through soil. Infiltration is defined as the downward entry of water into the soil or rock surface, and percolation is the flow of water through the soil and pores or fractured rock. तो जो इन्फिल्ट्रेशन है और परकोलेशन है ये दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड टर्म है। अगर हमको क्लियर, जब एक स्टूडेंट के फॉर्म में हम लोग जब रहते हैं तब अपने को क्लियर पता नहीं रहता है ना, और हम लोग इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन को सेम समझते हैं, पर ये दोनों आपस में रिलेटेड तो बहुत हैं, पर एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट टर्म हैं। जो इन्फिल्ट्रेशन होता है ना, ये जो इन्फिल्ट्रेशन है इसको डिफाइन किया जाता है कि वाटर की डाउनवर्ड एंट्री है ये सॉइल में, ठीक है, या फिर रॉक सरफेस से डाउनवर्ड एंट्री जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के कारण होता है। और जो परकोलेशन है ये नॉर्मली वाटर का फ्लो है जो फ्रैक्चर्ड रॉक या फिर सॉइल की पोरस एरिया से मूव करता है। ठीक है, समझ आ गया इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस एंड व्हीट क्रॉप। 2 क्रॉप दिया गया है अपने को, राइस एंड व्हीट, और इन दोनों की वाटर रिक्वायरमेंट को अपने को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइस का, देन व्हीट का। सो फॉर राइस, द लॉन्गर द क्रॉप ग्रोथ पीरियड द हायर विल बी द वाटर रिक्वायरमेंट।
A general rule is that a rice crop will need approximately 10 mm of water per day. Therefore, a crop that matures in 100 days will require 1000 mm of water, while a crop that matures in 150 days will require 50% more. तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट की जो ग्रोथ पीरियड है जितनी लंबी रहेगी, प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा रहेगी। जितना दिन हम जिंदा है उतना दिन हमको खाने के लिए चाहिए ना, तो प्लांट जितना दिन जिंदा है उसको पानी तो चाहिए रहेगा ना, उसी से तो उसका हर चीज़ होता है। तो प्लांट की क्रॉप ग्रोथ पीरियड जितनी लंबी रहेगी उतनी ही उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ती है। ठीक है। तो एक जनरल रूल क्या है कि जो राइस का प्लांट होता है उसको अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में 10 वाटर चाहिए होता है। ठीक है। सो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई प्लांट है अगर वो 100 डेज में मैच्योर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको 100 × 10 मतलब कि 1000 वाटर पर डे चाहिए। जबकि अगर कोई क्रॉप है जो 150 दिन में मैच्योर हो रहा है तो उसको कितना चाहिए रहेगा, 50% और ज़्यादा चाहिए रहेगा। मतलब कि कितना हो गया, 1500 ऑफ वाटर पर डे। क्लियर है। दूसरा क्रॉप हमको दिया गया है वीट। तो जब हम लोग देखते हैं वीट के लिए, इन ऑर्डर फॉर वीट टू रीच फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड इट्स पोटेंशियल यील्ड, इट नीड्स ऑन एवरेज अराउंड 350 to 600 ऑफ वाटर। जो वीट है ना, इसको अपने फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और उसकी पोटेंशियल यील्ड को अटेन करने के लिए एवरेज फॉर्म में एक एवरेज फॉर्म में 350 से 600 ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ। अब जो इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ है इसके बारे में हमने किस में देखा था, पार्ट ए के ब्लैंक्स में। ठीक है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन कि ये होता क्या है, और इसी से हमारा वो ब्लैंक्स क्लियर होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पहले आप पार्ट बी, सी एंड डी को कवर करो ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर होता चले, उसी के साथ साथ आपका पार्ट ए भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है। सो द पैरामीटर इफेक्टिव रूटिंग डेप्थ और डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव रूट जोन is defined as the potential depth down to which in dry years plant root can take up the maximum amount of plant available water from the soil। तो जो इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ है इसको हम लोग डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रूट जोन भी बोल सकते हैं या पैरामीटर इफेक्टिव रूटिंग डेप्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है। दो टर्म हमने देखा, इफेक्टिव रूटिंग डेप्थ या फिर डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रूट जोन, और क्वेश्चन में जो है इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ, ये तीनों सेम है ना। तो ये चीज़ है क्या, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये पोटेंशियल डेप्थ डाउन मतलब कि प्लांट का रूट, ठीक है, जो मैक्सिमम वाटर अपटेक कर सकता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को ये क्या कर सकता है, अपटेक कर सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ। मतलब कि वर्ड से ही क्लियर है, इफेक्टिव मतलब जो उसका अच्छे से काम कर पा रहा है। तो रूट का काम क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन है ना, और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन। अब रूट जोन डेप्थ मतलब कि डेप्थ, किस डेप्थ से वो मैक्सिमम वाटर अपटेक कर पा रहा है, वो क्या हुआ, उसका इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ। सो दिस वॉज अवर पार्ट सी। अब हम लोग करेंगे पार्ट डी। तब तक अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट डी, एंड पार्ट डी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रोल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। हमने अभी वाटरशेड के बारे में पढ़ा था, है ना। अब वैसा ही एक टर्म है हमारे पास वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम लोग को उसके रोल को क्रॉप प्रोडक्शन में उसकी क्या रोल है ये एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स सी इट। फर्स्ट है हमारे पास, watershed management is an attempt to halt land degradation and a holistic process for getting maximum production out of land. Watershed management implies rational utilization of land and water resource for optimum and sustained production with the minimum of hazard to natural resource. Watershed management helps to control pollution of the water and other natural resource in the watershed by identifying the different kind of pollution present in the watershed and how those pollutants are transported,
and recommending ways to reduce or eliminate those pollution sources. Ecological health. A healthy watershed conserves water, promotes stream flow, supports sustainable stream, river, lake, and groundwater sources, enables healthy soil for crop and livestock, and also provide habitat for wildlife and plants. जो वाटरशेड है ना, ये क्या करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करता है, ठीक, और उस लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन अपटेक करने में या एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब वाटरशेड मैनेजमेंट से क्या होता है, लैंड का यूटिलाइजेशन होता है, वाटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है, सस्टेन प्रोडक्शन होता है, और जो नेचुरल रिसोर्स हैं और जो हैजार्ड्स हैं वो मिनिमाइज होते हैं, ठीक है, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स के हैजार्ड से मिनिमाइज होते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट से पोल्यूशन कंट्रोल रहता है वाटर का या फिर दूसरे रिसोर्सेज का, है ना, और जो पॉल्यूटेंट का ट्रांसपोर्ट है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है, जिससे हमारा पॉल्यूटिंग जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाते हैं। अब वाटरशेड के थ्रू ही जो एक इकोलॉजिकल हेल्थ है या एक हेल्दी वाटरशेड है वो क्या करता है, वाटर कंजर्व करके रखता है, स्ट्रीम फ्लोज को प्रमोट करता है ना, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर सोर्स, इन सब से क्या करता है, सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा वाटरशेड का रोल, वाटरशेड मैनेजमेंट का रोल। अब हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्क्राइब मेथड ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग। जो इरिगेशन शेड्यूलिंग है ये क्या होता है, मतलब किन किन दिनों पे अपने को इरिगेशन देना है या कितने गैप पे अपने को इरिगेशन प्रोवाइड करना है, इन सब का जो एक शेड्यूल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हम लोग ये करते हैं। कैसे करते हैं, सॉइल वाटर रिजिम, क्लाइमेटोलॉजिकल, प्लांट इंडाइसिस। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सॉइल वाटर रिजाइम, ये क्या होता है, जिससे हम लोग सॉइल की अपीयरेंस को, है ना, या उसको विजुअलाइज, सॉइल की प्रॉपर्टी को देख के जब हम लोग इरिगेशन शेड्यूल करते हैं। अब सॉइल की प्रॉपर्टी को देख के मतलब कैसे, फर्स्ट है फील एंड अपीयरेंस, डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर टेंशन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, जब इरिगेशन कम हो जाता है ना, तो जब हम लोग फील्ड में डेली विजिट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या पता चलता है, ये हमको दिख जाता है, अपीयर होता है कि सॉइल में मॉइस्चर लेवल क्या है, कम हो चुका है। क्योंकि जब सॉइल सूखने लगता है उसका कलर चेंज होने लगता है, अपीयरेंस चेंज होने लगता है ना, यही बोला गया है फर्स्ट फॉर्म में, फील एंड अपीयरेंस। और इस अपीयरेंस से अपने क्या पता चलता है कि जो अवेलेबल मॉइस्चर है हमारे सॉइल में वो डिप्लीट हो गया है या कम हो गया है, और सॉइल मॉइस्चर टेंशन दिखता है, जो दरार आने लगती है उसमें, है ना। तो इन सब से हम लोग क्या सोचते हैं या क्या पता चलता है अपने को कि अपने को इरिगेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटोलॉजिकल मेथड से हम लोग करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, क्यूमुलेटिव पैन एवापोरेशन से और IW/CPE रेशियो से। अब इन दोनों टर्म को मैं आपको पार्ट बी एंड पार्ट सी में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा प्लांट इंडाइसिस। प्लांट इंडाइसिस, जैसे हमने सॉइल वाटर रिजिम में क्या देखा, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे हम लोग, है ना, और सॉइल और वाटर के रिलेशन को देख रहे थे। प्लांट इंडाइसिस में हम लोग प्लांट की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो कैसे, विजुअल सिम्टम्स, मतलब कि प्लांट में विजुअलिटी दिखेगी ना, प्लांट भी मुरझाने लगेगा जब मॉइस्चर कम होगा। सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट, मतलब कि ऐसे प्लॉट जिसमें सॉइल एंड सैंड दोनों हैं, उनमें भी हम लोग विजुअल अपीयरेंस चेक करेंगे। प्लांट की पॉपुलेशन के हिसाब से, उसकी ग्रोथ रेट के हिसाब से, उसकी RWC के हिसाब से, प्लांट वाटर पोटेंशियल क्या होता है ये हमने देखा ही, उसके हिसाब से। कैनोपी टेम्परेचर, कैनोपी क्या होता है, तो जो एरिया प्लांट की अपर सरफेस से कवर्ड रहती हैं या फिर अपर लेयर से कवर्ड रहती हैं, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर से। इंडिकेटर प्लांट्स, जैसे कि सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर क्या है, हमारा इंडिकेटर प्लांट है वाटर के लिए। जैसे ही उसमें वाटर कम होने लगता है वो क्या होता है, मुरझाने लगता है एकदम से। तो ऐसे इंडिकेटर प्लांट्स को हम लोग देखते हैं। और जो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस मतलब जिन स्टेजेस पे अपने को इरिगेशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस मतलब जिन स्टेजेस पे अपने को इरिगेशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, जो उनकी यील्ड है उस पर डायरेक्टली उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। तो
इन सबको मैं विजुअलाइज करके या फील करके हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन शेड्यूल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्लेन वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया में वाटर के रिसोर्सेस हैं, है ना, जहाँ से हम लोग वाटर अपने को प्रोवाइड हो रहा है, उन सबको अपने को बताना है। तो इन इंडिया देर आर 4 सिग्निफिकेंट सरफेस वाटर रिसोर्स। दे आर रिवर, लेक, pond and tanks. In India, there are around 10,360 rivers and their tributaries with a length of more than 1.6 km. The total yearly flow in India's river basin is estimated to be 1869 cubic kilometer. Although India possesses only 4% of world's renewable water resources, it is home to roughly 18% of the world population. India has an average annual precipitation of 4,000 billion cubic meter, जिसको BCM बोला जाता है, मेकिंग इट कंट्रीज प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब जब हम लोग एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लेन वाटर सोर्सेज ऑफ इंडिया। सिंपलर वर्ड्स, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इसमें डेटा लिखने का सोचेंगे, है ना, पर हम लोग जनरली क्या करते हैं, रिवर, पॉन्ड, लेक, ये सब हम लोग लिख के आ जाएंगे कि वाटर तो अपने को यहीं से मिल रहा है। पर आपके आंसर को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको जो एक्चुअल चीज़ें हैं, अब एक्चुअल चीज़ें क्या हैं, जो डेटाज हैं, उन सबको लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका आंसर ज़्यादा इफेक्टिव लगे। और एक एक्यूरेट, मतलब जो चेकर होता है उसको क्या अपीयर होता है कि डेटा लिखे हैं तो कोई इंसान फेक के डेटा तो नहीं लिखेगा। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप अपने से लिख सकते हैं, पर जो डेटा है वो एक्यूरेट है ना। जब आप डेटा लिखते हैं तो आपका आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो थ्योरी आप इस आंसर में लिखिए, पर साथ में डेटा भी लिखिए। कैसे कि इंडिया में मेजरली 4 सोर्सेस हैं, और वो 4 सोर्सेस क्या हैं, रिवर, लेक, पॉन्ड, टैंक्स, है ना। और इंडिया में अराउंड 10,360 रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ठीक है, जिनका लेंथ एक एवरेज फॉर्म में जब हम लोग देखते हैं तो 1.6 किलोमीटर तक है, ठीक है। और इंडिया में जो ईयरली फ्लो है वो कितना एस्टिमेट किया गया है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर्स का। ओके, अब इंडिया जो कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज का 4% कंट्रीब्यूट करता है या पोजेस करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 18% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। यहाँ का जो एवरेज रेनफॉल प्रेसिपिटेशन है वो है 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर, और जो बिलियन क्यूबिक मीटर है इसको BCM से इंडिकेट किया जाता है। और यही है कि इंडिया क्या है, जो कंट्री है हमारा, उसका फ्रेश वाटर का सोर्सेज यही सब हैं, क्या है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स एंड रेनफॉल। और इन्हीं से अपना जो अदर डेटाज है ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिस्क्राइब इरिगेशन स्टेटस इन छत्तीसगढ़। जो हमारा क्वेश्चन 3 था, इसमें हमने इंडिया का देखा है ना, अब हमको किसका देखना है, छत्तीसगढ़ का देखना है। पहले हमने कंट्री का देखा, अब अपने स्टेट का देखेंगे। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 75% ऑफ द ग्रॉस सोन एरिया ऑफ स्टेट कैन बी इरीगेटेड विद प्रॉपर यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्स। Irrigation potential was 1.328 million hectare at the time of formation of the state, that is 1st November 2000, which was 23% of the gross zone area. India irrigation is mostly groundwater well based at 39 million hectare, 67% of this total irrigation. India has the world's largest groundwater well equipped irrigation system. China with 19 million hectare is second. USA with 17 million hectare is third. India has spent 16,590 crore on irrigation development between 1950 and 1985. अब ये जो डेटा है ये पुराने डेटा है ना। इस पे यह है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रॉस सोन एरिया है ना, उसमें से 75% क्या है, इरिगेटेड है। और किस चीज़ से इरिगेटेड है, तो जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज है हमारे पास, जिन रिसोर्सेज के बारे में भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उनसे इरिगेटेड है, ठीक है। अब जो इरिगेशन पोटेंशियल है वो कितने का है, तो 1.328 मिलियन हेक्टेयर का है।
ये कब था? तो जब जब हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर्म हुआ, कब? 1 नवंबर 2000 में, तब का है ना। और इस टाइम पे जो ग्रॉस शोन एरिया था वो कितना था? 23% था। अब जो इंडिया का इरिगेशन है अभी, है ना, वो क्या है? मोस्टली ग्राउंड वाटर बेस्ड है। और 39 मिलियन हेक्टेयर, मतलब कि 67% इसमें क्या है, जो वो टोटल इरिगेशन प्रोवाइड कर सकता है। जो इंडिया है वो क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर वेल इक्विप्ड इरिगेशन सिस्टम है। मतलब जो इंडिया है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर इरिगेशन सिस्टम है हमारे पास। चाइना सेकंड नंबर पे है और यूएसए थर्ड नंबर पे है। अब अगर हम लोग देखें 1950 से 1985 तक के बाद को, तब इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने 16,950 करोड़ इन्वेस्ट किया था इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? इसके साथ साथ जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में, इसमें मैंने आपको डेटा के बारे में बताया है ना, क्योंकि ये डेटा आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने रीज़न आपको पहले दिया, और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप relates to the property of soil and plant that affect the movement, retention and use of water. Due to inadequate or uneven distribution of rainfall during the cropping season, it becomes necessary to apply additional water to the soil and plant use in the form of irrigation. ये सॉइल वाटर और प्लांट रिलेशनशिप क्या है? तो जो सॉइल और प्लांट की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो वाटर के मूवमेंट और उसकी रिटेंशन और उसके यूज़ को अफेक्ट करते हैं, इस रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप में। क्लियर है? अब अनएडिक्वेट और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे रेनफॉल का एक क्रॉपिंग सीजन में, उसके कारण हमको इसमें और एडिशनल वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। और एडिशनल वाटर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एनलिस्ट सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन मेथड एंड एक्सप्लेन ग्रेविमेट्रिक मेथड। सॉइल के जो मॉइस्चर एस्टिमेशन मेथड्स हैं उनको लिस्ट आउट करना है, और जो उसमें से एक है ग्रेविमेट्रिक मेथड, उसको हम लोग को डिटेल करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जो सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन मेथड है ना, ये मेनली दो टाइप से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल। सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उसको मेज़र करते हैं उसकी वेटनेस के हिसाब से, मतलब जो उसमें गीला रहता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए 4 मेथड है हमारे पास। पहला है ग्रेविमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, यूजिंग मिथाइल अल्कोहल और यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल और स्ट्रेस और टेंशन अंडर विच वाटर इज हेल्ड बाय सॉइल। इसमें हम लोग वाटर के पोटेंशियल को, उसके स्ट्रेस को या टेंशन को मेज़र करते हैं। ठीक है, अब इस इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या आता है? तो टेंशियोमीटर आता है, जिप्सम ब्लॉक्स आते हैं, न्यूट्रॉन प्रोब आता है, प्रेशर प्लेट और प्रेशर मेम्ब्रेन अपैरेटस आते हैं। क्लियर है? अब हमको क्या बोला गया था? लिस्ट आउट करने बोला गया था मेथड्स को, जो हमने कर दिया। दूसरा हमको बोला गया है ग्रेविमेट्रिक मेथड को एक्सप्लेन करने। सो देखते हैं कि ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या होता है। In the gravimetric method, basic measurement of soil moisture is made on soil sample of known weight or volume. Soil sample from the desired depth are collected with soil agar. Soil samples are taken from desired depth at several locations of each soil type. They are collected in airtight aluminum container. The soil sample are weighed and they are dried in an oven at 105 degrees Celsius for about 24 hours until all moisture is driven off. After removing from oven, they are cooled slowly to room temperature and weighed again. The difference in weight is amount of moisture in the soil. जो ग्रेविमेट्रिक मेथड है, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं? सॉइल मॉइस्चर का बेसिक मेजरमेंट करते हैं। अब कैसे करेंगे? तो सॉइल की उसकी वेट और वॉल्यूम के हिसाब से करेंगे। अब हम लोग इसमें से सॉइल सैंपल को एक डिज़ायर्ड डेप्थ से कलेक्ट कर लेते हैं। और कैसे कलेक्ट करते हैं? तो सॉइल अगर होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके मदद से करते हैं। सॉइल अगर आप सब ने अपने लैब में देखा ही होगा, है ना।
अब इससे हमने क्या किया, डिज़ायर्ड डेप्थ और डिज़ायर्ड लोकेशन, बहुत सारे लोकेशन, सिर्फ एक लोकेशन से नहीं है ना, उसी फील्ड के 2-3 जगह से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब सैंपल ले लेते हैं। अब इन सैंपल को हमको वेट करना है, फिर उनको ओवन में ड्राई कर देंगे हम लोग 105 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए, ताकि उसमें से जो पूरा मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब उसको ओवन से रिमूव करके हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और फिर से वेट करेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या है, सॉइल में मॉइस्चर है। ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर की प्रेजेंस। मैं अपने भाषा में आपके समझने लायक समझा रही हूँ, है ना, इस चीज़ को आपको लिखना नहीं है। मॉइस्चर मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं मॉइस्चर से, जो उसमें वाटर है। अब किसी चीज़ से आपको वाटर को मेज़र करना है तो क्या करेंगे, पहले वाटर ले लिए अपन, सॉरी पहले उस इंस्ट्रूमेंट को ले लिए जिसमें वाटर है ना, अब उसको वेट कर लिए। अब उसको पूरी तरीके से अगर सुखा देते हैं हम लोग, तो सूखता क्या चीज़ है, जो पानी प्रेजेंट है वो, है ना, तो वो तो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। अब सिर्फ ड्राई मैटर बचा अपने पास, फिर से वेट कर लिया अपन, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, पहले जो कैलकुलेट किए वेट और बाद में जो लिए, वही ना मॉइस्चर होगा। वही हमको इसमें करना है, बस थोड़े साइंटिफिक, जब हम लोग आंसर लिखते हैं थोड़े से साइंटिफिक वर्ड्स का अपने को यूज़ करना पड़ता है। तो क्या है, जैसे कि पहले अपने सॉइल सैंपल लिए, उसको वेट किए, फिर ओवन ड्राई किए और फिर से वेट किए। अब ओवन ड्राई कैसे करना है, तो 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करना है, 24 आवर्स के लिए करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वही होता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, वेट वेट माइनस ड्राई वेट अपॉन ड्राई वेट इंटू 100। क्लियर है, ये हुआ हमारा ग्रेविमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब ड्रेनेज एंड इट्स मेथड। ड्रेनेज क्या होता है और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो ड्रेनेज क्या होता है, ये चीज़ आपको पता ही है ना, वाटर का रिमूवल अब हमारे फील्ड से क्या होता है, ड्रेनेज होता है। तो दो तरीके के ड्रेनेज होते हैं, आर्टिफिशियल ड्रेनेज, है ना, दो तरीके के होते हैं, एक होता है सरफेस ड्रेनेज, दूसरा होता है सब सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, is the removal of excess water from the surface of land. This is normally accomplished by shallow ditches and open drains. The shallow ditches discharge into larger and deeper collector drain in order to facilitate the flow of excess water towards the drain. The field is given an artificial slope by the means of land grading. जो सरफेस ड्रेनेज है ये क्या है, एक्सेस वाटर का रिमूवल, सरफेस ड्रेनेज यूज़ किया गया है, मतलब सरफेस से एक्सेस वाटर का रिमूवल को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस ड्रेनेज बोलेंगे। अब इसको कैसे होगा ये, तो सैलो डिचेस मतलब छोटे छोटे, मतलब सैलो डिचेस मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है ना, थोड़ा सा धंसा हुआ हम लोग क्या बनाएंगे, डिचेस मतलब गड्ढे बनाएंगे, ठीक है। और ओपन ड्रेन्स मतलब ये आखिरी में जाके कोई बड़े से ड्रेन में या बड़े एरिया या फिर डीपर कलेक्टर, मतलब ज़्यादा जो डीप हो वहाँ पे जाके ये कलेक्ट होगा। इससे क्या होगा, वाटर का इजीली रिमूवल हो जाता है, मतलब कि वाटर फील्ड से ड्रेन हो जाता है। एक स्लोपी फॉर्म में इसमें से हम लोग लैंड से वाटर को कलेक्ट करते हैं, ये होता है सरफेस ड्रेनेज। जैसे कि ये हमारा फील्ड होता है, अब इसमें पानी अगर भर जाता है तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे शैलो एरिया क्रिएट कर देते हैं, ताकि पूरे फील्ड का वाटर क्या हो, यहाँ जा जा के कलेक्ट हो और इससे वाटर हमारा रिमूव हो जाए। ऐसा करते हैं हम लोग सरफेस ड्रेनेज। ये क्या हुआ हमारा, सैलो डिच, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप हमारा सरफेस ड्रेनेज, सॉरी सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट जोन। इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय डीप ओपन ड्रेन एंड बरीड पाइप ड्रेन। सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, सरफेस ड्रेनेज में जैसे हमने सरफेस से वाटर को रिमूव किया है ना, सब सरफेस ड्रेनेज में हम लोग क्या करते हैं, रूट एरिया से, मतलब कि रूट जोन से वाटर का रिमूवल करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, अब इसको फील्ड के ऊपर कोई भी अप्लायंस यूज़ करके नहीं कर सकते, तो कैसे करते हैं, डीप ओपन ड्रेन्स क्रिएट करके या बरीड पाइप ड्रेन्स करके। बरीड मतलब जो हम लोग ज़मीन में दबा देते हैं, ठीक है, तो वैसे पाइप ड्रेन्स का यूज़ करके। अब इसके कुछ कुछ टाइप्स हैं, कैसे, डीप ओपन ड्रेन, पाइप ड्रेन और एक हुआ हमारा डीप ओपन ड्रेन, दूसरा हुआ हमारा पाइप ड्रेन, ठीक है। ये पॉइंट आपको कंसिडर नहीं करना है। तो जो डीप ओपन ड्रेन है ना, ये क्या होता है, द
excess water from the root zone flows into the open drain. The disadvantage of this type of subsurface drainage is that it makes the use of machinery difficult. इससे क्या होता है, जो रूट जोन में एक्सेस वाटर है ना, ये ओपन ड्रेन में आ जाएगा। और इसे डिसएडवांटेज क्या है कि जो सब सरफेस ड्रेनेज है इसमें मशीनरी इक्विपमेंट का यूज़ होता है। दूसरा है हमारा पाइप ड्रेन। पाइप ड्रेन में क्या होता है, पाइप आर बरीड within openings with openings through which the soil water can enter. The pipe convey the water to collector drain. जो पाइप हम लोग दबा दिए हैं है ना, उसमें क्या होगा, ओपनिंग होगी जिसमें से वाटर उस पाइप में अंदर आ जाए और वो पाइप फिर जाके कहाँ पे एंटर, वो पाइप फिर जाके कलेक्टर में मिलेगा है ना। तो वहाँ से जितने भी वाटर हमारे फील्ड के वो पाइप के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, ड्रेन में चले जाते हैं। इस तरीके से रूट जोन का जो वाटर है वो कम हो जाता है। तो ये दो मेथड हुआ हमारे सब सरफेस ड्रेनेज का। ठीक है, तो क्लियर है ड्रेनेज और उसके मेथड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर सच पेपर सॉल्विंग वीडियोज़ जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए so that they can also study in a learning manner. Thank you so much for watching this and please like, share and subscribe. Thank you.